Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 14, 15, 16 और 17 ऑफ फेब को क्या क्या हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो हेडलाइंस हैं, सबसे पहले ही हमको दिख रही है कि फाइनली मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हो चुका है। कुछ ही दिनों पहले मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने रेजिग्नेशन अपना टेंडर किया था दिल्ली जाकर। उन्होंने होम मिनिस्टर से मीटिंग की थी और उसके तुरंत बाद ही गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया था। तब स्पेकुलेशन चल रहा था कि दो तरफ ये चीज जा सकती है। एक तरफ या तो मेजॉरिटी बन के वापस सरकार बन जाए या सरकार बनाने की कोशिश करे कोई चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट को सामने लाके। इंपॉर्टेंट है ऐसा कैंडिडेट जो दोनों ही कम्युनिटीज को जमे, क्योंकि मणिपुर में पिछले 2 सालों से एथनिक वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है बिकॉज ऑफ 2 एथनिक कम्युनिटीज जो वहां पे ही बिलोंग करती है। उनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स के कारण ये वायलेंस बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फैल चुका था। तो ऐसा अगर चीफ मिनिस्टर वापस से लेके आ जाते हैं जो एक कम्युनिटी को फेवर करते हैं दूसरे को नहीं, या एक को पसंद है दूसरे को नहीं, तो ये वायलेंस और ज्यादा अग्रेवेट ही होता। तो ऐसी कोशिश चल रही थी, बट अल्टीमेटली प्रेसिडेंट्स रूल ही इंपोज हुआ है। फटाफट से जानते हैं हुआ क्या है। 4 days after Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned, President's rule was imposed on Thursday in the northeastern state that has been affected by ethnic violence for the past 2 years. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इशूड अ प्रोक्लेमेशन, और ये प्रेसिडेंट्स रूल बाय द वे किस आर्टिकल के अंडर इंपोज होता है? आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट रूल लागू होने से पहले या उसके लिए गवर्नर पहले पूरा स्टेट का मुआयना करके एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। तो इसके जस्ट पहले एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी बाय द गवर्नर ऑफ मणिपुर हु इज मिस्टर अजय कुमार भल्ला। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद ही प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था। ऑर्डर में ये कहना था, शी एज इन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज सैटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन that the governance of that state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि स्टेट में इस तरीके की सिचुएशन आ चुकी है जिसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट मशीनरी फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो कुछ टाइम के लिए वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद एक स्टेटमेंट में यह भी बोला गया कि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तब तक जब तक प्रेसिडेंट रूल लागू है। एंड मिस मुर्मू इशूड द प्रोक्लेमेशन ऑन थर्सडे। 1 घंटे बाद आफ्टर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वर एडजर्न टिल March 10th एट द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट सेशन। जो अभी बजट सेशन चल रहा था वो हाल ही में बजट सेशन खत्म हुआ है और उसके एंड में ही ये डिक्लेरेशन हुआ है। March 10th तक अब नेक्स्ट सेशन आएगा ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, Article 356(3) of the Constitution states that proclamation shall be laid before each house of the Parliament, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सामने ये प्रोक्लेमेशन पेश किया जाएगा और दिस प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट जैसे ही 2 महीने खत्म हो जाते हैं, अनलेस approved by resolutions of both the houses of parliament। तो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, इसी को प्रोक्लेमेशन बोला जा रहा है। ये प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, ये 2 महीने में अपने आप लैप्स हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा इसको अप्रूवल नहीं दे देती 2 महीनों के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड अगर वो अप्रूवल दे देती हैं तो उतना टाइम और एक्सटेंड हो जाएगा, अदरवाइज इट विल लैप्स ऑन इट्स ओन। तो मैक्सिमम खुद से 2 महीने तक ऑपरेट कर सकता है ये प्रोक्लेमेशन जब तक unless and until both the houses of parliament do not give their approval। Political crisis had emerged in the state since Mr. Singh stepped down on February 9th after a meeting with the Home Minister। जो स्टेट की भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप है, they failed to reach a consensus। उनकी मत नहीं मिली बेसिकली कि मिस्टर सिंह को रिप्लेस करने के लिए किसको हम आगे करें। तो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली प्रेसिडेंट रूल इज व्हाट वी सी इन मणिपुर राइट नाउ। More than 250 people have been killed and around 60,000 people displaced in the ethnic violence between tribal, जो कुकीज़ो कम्युनिटी है दैट इज ट्राइबल, और दूसरी तरफ जो वैली में रहने वाले लोग हैं उनको मीती पीपल बोला जाता है। उनके बीच में जो ये वायलेंस इरप्ट हुआ था। Minutes before the order was issued, Mr. Singh posted a message on X
stating that illegal immigration continues to be on the rise. उनका ये कहना था on land and identity our land यानी हमारी जमीन और हमारी पहचान दोनों ही खतरे में है. They are under threat. With a small population and limited resources, we stand vulnerable. After the tragic events of 3rd May 2023, our state machinery has struggled to respond effectively. So that's what has happened in Manipur. अच्छा, next. मोदी जी फ्रांस गए थे, हमने देखा था, उसके बारे में पढ़ा था. एआई समिट वहां पे उन्होंने लीड की थी. ही गेव अ स्पीच एज वेल. फ्रांस से ही घूमते हुए वो यूएस पहुंच गए हैं. तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है. टैरिफ्स इमिग्रेशन में टेक सेंटर स्टेज इन मोदी ट्रम्प टॉक्स. So Prime Minister Narendra Modi has arrived in Washington on Wednesday evening for bilateral मतलब दो लोगों के, दो कंट्रीज के, दो ऑर्गेनाइजेशन बाय टू, ठीक है, के बीच में होने वाली बातचीत. Bilateral talks with US President Donald Trump, presumably with the objective of managing the relationship with newly re-elected president. जिनका स्टाइल, जो डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक स्टाइल हमको समझ में आया, दैट इज हिज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी. यानी जो भी चीजें उनको सर्व कर रही है वो की जाएगी, जो चीजें उनको सर्व नहीं कर रही है उनको कंप्लीटली रास्ते से हटा दिया जाएगा. मिस्टर मोदी, हु फ्लू इनटू वॉशिंगटन आफ्टर अ विजिट टू फ्रांस, is one of the early visitors, the fourth foreign leader to visit the White House. जब से ट्रम्प has become a president, तब से मोदी जी फोर्थ लीडर हैं. इससे पहले सिर्फ 3 लीडर्स और 3 देशों के और लीडर्स मिलके आ चुके हैं. ही इज द फोर्थ वन. टैरिफ, ट्रेड एंड डिफेंस एंड एनर्जी, इमिग्रेशन, ये सब कुछ चीजें रहेंगी जिनके ऊपर प्रॉब्ली डिस्कशन किया जाएगा. उसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी, पीस कैसे मेंटेन किया जाए, दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक. ये बायलेटरल टॉक्स में वेरी हाई चांस ये सब बातचीत की जाएगी. Days and hours in the run up to the meeting were not without drama. Last week, the government faced flack in parliament after the Trump administration deported 104 Indian citizens to India, shackling many of them. वो आप लोगों ने लास्ट सेशन अगर अटेंड किया होगा तो आपने प्रॉब्ली देखा होगा, हमने इस चीज पर डिस्कशन भी किया था कि काफी ज्यादा पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था. यूएस ने जो इंडियन सिटीजन्स को डिपोर्ट किया था उनको हथकड़ियां पहना के रस्सी से बांध कर लेकर आए थे, जिसमें काफी लोग नाराज हो गए थे कि दे आर नॉट क्रिमिनल्स, वाई यू ट्रीटिंग देम लाइक दैट, दे शुड बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड ऑल दैट. उस पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना था कि ये वैसे भी हरकत अच्छी नहीं होती. आप किसी कंट्री में विदाउट देयर परमिशन इलीगल इमिग्रेंट बन के अगर रह रहे हो तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. तो और दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर फॉर डिपोर्टेशन. ऐसा नहीं है कि उनने अलग से कुछ आपकी डिग्निटी छीनने के लिए ऐसा किया है. ये जो डिपोर्टेशन का प्रोसीजर होता है ये उसका पार्ट है, नॉर्म है ये. इनफैक्ट हम भी कल को शायद किसी को डिपोर्ट करें तो इसी तरीके से करें. So it's nothing more or less than that. On Thursday morning, Mr. Trump announced that he would be signing an order on reciprocal tariffs. इसका मतलब होता है कि मान लो किसी और कंट्री ने यूएस के ऊपर टैरिफ्स लगा रखे हैं, हेवी टैरिफ्स, तो अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा. जो कंट्री उनको जैसा ट्रीट करेगी वो यूएस उस कंट्री को वैसा ही ट्रीट करेंगे, रेसिप्रोकेट, ठीक है. In the afternoon, 3 hours before the meeting with Mr. Modi, Mr. Trump also shocked the world by reinstating 25% tariff on steel and aluminium, imposing tariff on China, announcing and then pausing tariff on Mexico and Canada. तो बहुत सारे टैरिफ कट्स एंड हेवी टैरिफ लगाने वाली बातचीत जैसे ही ट्रम्प केम इनटू पावर वहां से ही स्टार्ट हो गई थी. सो उसी के चलते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बात करके क्लियर कर लिया जाए. पहले ही ये बता दिया जाए कि वी आर अ फ्रेंडली कंट्री एंड वी हैव ऑलवेज बिन फ्रेंड्स विद अमेरिका, वी हैव सर्व्ड ईच अदर वेरी वेल. तो पहले जितनी जल्दी ये सब बात कर ली जाए उतने ही शायद फेवर में पॉलिसीज बनने लगे. सो प्रोबेबली दैट्स द रीजन, बिकॉज ऑनेस्टली सारी कंट्रीज पूरे दुनिया में ही जो यूएस के साथ ट्रेड करती हैं सभी डरे हुए हैं कि भाई ये अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं. स्टॉक मार्केट के हाल आपने देखे ही हैं एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सडनली जो इतने सारे एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करते जा रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
या सो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले थे वो है फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनवील्ड इनकम टैक्स बिल 2025, जिसके बारे में हमने बजट के टाइम पे बात की थी कि नेक्स्ट वीक इनकम टैक्स बिल भी रिलीज किया जाएगा इन लोकसभा दैट सीक्स टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नया इनकम टैक्स बिल। उसके पीछे का एम सिर्फ एक ही है कि जो टैक्स रिजीम है हमारा उसको जितना ज्यादा लोगों के लिए, लेमैन के लिए आसान बनाया जा सके उतना ज्यादा आसान बनाया जाए। सिंप्लीफाइंग एंड रीवैम्पिंग द 1961 इनकम टैक्स एक्ट विच हैज बिन अमेंडेड उसके बाद से ओवर 4000 टाइम्स since it came into force 1962 में जो फोर्स में आया था वो, and is viewed as complicated and cumbersome by taxpayers as well as accountants। तो जनरली आप देखेंगे ज्यादातर लोग अगर जरा सा भी उनका कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है तो दे अप्रोच एन अकाउंटेंट टू फाइल देयर टैक्सेस, बिकॉज प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि लोगों के समझ में ही नहीं आ पाता है कि भाई कहाँ से क्या भरना है, क्या करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, ऑल दोज थिंग्स। तो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश में एक नया इनकम टैक्स बिल 2025 लाया गया है। Ms. Sitaraman, who has introduced a comprehensive review of IT laws to make it concise and easy to understand while providing tax certainty and bring down litigation in her 2024-25 budget presented last July, said the proposed bill will be sent for a review to a select committee of parliament। जो न्यू बिल है नियरली हाफ द करेंट डायरेक्ट टैक्स लॉस, जो 5.1 लाख ऑड वर्ड काउंट के हैं उसको काफी कम करके बेसिकली जो पुराने टैक्स लॉज हैं उनको काफी कंसाइज कर दिया गया है। एज वेल एज नंबर ऑफ चैप्टर्स पहले 47 हुआ करते थे, अब 23 कर दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स जैसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये सारी की सारी चीजें जो काफी कंफ्यूजिंग लगते थे लोगों को, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म टैक्स ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। टैक्स ईयर का मतलब होता है द यूनिट पीरियड फॉर टैक्सेशन and shall be referred in respect to all transactions and income for that period, whereas financial year का मतलब होता है बेसिकली वो यूज किया जाएगा फॉर कंप्लायंस, टाइमलाइंस एंड प्रोसीजरल इश्यूज। तो बहुत 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 सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया गया है। लेट्स होप, फिलहाल ये बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है, पहले लोकसभा पास करेगी मेजॉरिटी वोट से, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पे पास होगा एंड फाइनली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही ये एक्ट बन पाएगा। सो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ प्रोसेस बट वी आर होपिंग दैट इट विल बी पास्ड वेरी सून। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट। नॉट सो मच। बर्ड फ्लू के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सो आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिए हैं 4 एरियाज को बायो सिक्योरिटी जोन्स। सो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने 4 जो एरियाज हैं उसको अलग से डिमार्केट करके बायो सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, क्योंकि वहां बहुत बड़े लेवल पे एवियन फ्लू या फिर जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं वो निकल के आ रहा है। ये 4 एरियाज बेसिकली एल्लूरू डिस्ट्रिक्ट के हैं, वेल्लपुरू, कन्नूरू एंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एरियाज आते हैं। एड्रेसिंग द मीडिया एट द सेक्रेटेरिएट ऑन थर्सडे, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है उनका कहना था कि बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस जो सेंटर ने हमको प्रोवाइड की है, बायो सिक्योरिटी जोन्स को हमने डिक्लेयर कर दिया है जहां पे मेजॉरिटी आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू इन बायो सिक्योरिटी जोन्स में। तो अगर इन जोन्स को हम अलग से कंटामिनेटेड जो जोन्स हैं इनको अलग रख दें बाकी के जोन से और इनका ट्रीटमेंट अलग से चालू कर दें, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हम बर्ड फ्लू के एक पर्टिकुलर रीजन में रोक कर और वहां ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में एरो इंडिया 2025 की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था, बेंगलुरु में हो रहा है ये। फाइटर जेट्स यूएस बॉम्बर इल्यूमिनेट बेंगलुरु स्काईज। सो आफ्टर 3 days ऑफ इंटेंस मिनिस्टेरियल लेवल मीटिंग्स, कॉन्क्लेव, साइनिंग, ये सब होने के बाद फाइनली द गेट्स ऑफ एयरफोर्स स्टेशन वर ओपन टू जनरल पब्लिक। The first half of the day 4
of Aero India 2025 saw light utility combat helicopters and Surya Kiran aerobatic team taking part in the flying display. तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, सारी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करती हैं, वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करती हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है. काइंड ऑफ लाइक चिल्ड्रन जो एक साथ खेलने के लिए जाते हैं वो अपने अपने खिलौने दिखाते हैं ना, फ्लेक्स करते हैं. सो इस तरीके से हम अपना मिलिट्री पावर एंड मिलिट्री माइट दिखा रहे होते हैं. सो वी ऑल शेयर नॉलेज एंड फाइनली सीरियस टॉक सब कुछ होने के बाद इट्स सॉर्ट ऑफ एन एयर शो. ठीक है. अच्छा, उसी के चलते कांग्रेस ने फाइनली पूछा था लास्ट डे ऑफ द सेशन में कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिपोर्टेशन इशू को सामने लेकर आएंगे while having discussions with Trump. So these were just speculations which were going around and we don't know for sure अभी तक क्या बातचीत हुई है, but probably in later newspapers we'll have a idea of what all was discussed. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीधा वर्ल्ड न्यूज पे आ जाइए. पेज नंबर 14, राइट. रिलीज हॉस्टेजेस और फेस वॉर, ऐसा इजराइल ने हमास को बोला है. और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरीके से हमास ने बोला कि इजराइल ने सीज फायर वायलेट किया है, तो अब वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज हॉस्टेजेस एनी मोर. उसी के एज अ रिप्लाई इजराइल ने वार्निंग दी है कि रिलीज हॉस्टेजेस या फिर वॉर कंटिन्यू होगा वापस से. सो इजराइल वार्नड ऑन थर्सडे दैट हमास मस्ट रिलीज 3 hostages this weekend or face a resumption of the war in Gaza after Palestinian militant group said it was committed to a truce agreement. Palestinian sources का ऐसा कहना है कि ये जो efforts लिए गए थे truce के लिए, इसमें काफ़ी progress देखने को मिला था, जो सीधा सीधा गड्ढे में चला गया है आफ्टर हमास ने बोला कि we will not release any hostages anymore because इजराइल ने सीज फायर वायलेशंस किए थे. So probably we might see अगले आने वाले कुछ टाइम में that the war would resume. अच्छा, ये काफी टाइम से चल रहा था. अडानी एनर्जी ने फाइनली अडानी ग्रीन ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो वो बना रहे थे श्रीलंका में, दे हैव क्विट दैट. $442 million रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट था ये श्रीलंका में, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे उनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है वहाँ के लोकल से, और एक बहुत ही बड़ी लेवल का लीगल बैटल चल रहा है क्योंकि वहाँ अप्रूवल्स बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इट माइट हैव ऑन द कंट्री देयर. सो जो कंपनी है फाइनली उन्होंने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द बिग टिकट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो श्रीलंका में चल रहा था. एंड ये बहुत ही बड़े लेवल का रिट्रीट है. दिस प्रोजेक्ट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल नाउ given the Adani Group's investment push in India's neighborhood in recent years. The move also amounts to a win for Sri Lanka's president Anura Kumar Dissanayake. तो आपने अगर कहीं भी नाम सुना है तो प्रॉब्ली आपने सिर्फ सरनेम से ही सुना होगा. अहेड ऑफ हिज इलेक्शन जो अभी सितंबर 2024 में ही हुए थे, vowed to cancel the corrupt project. Months into office, however, his government appeared willing to regenerate it. But finally, इतने सारे opposition के बाद वहाँ के courts और वहाँ के local public से भी the project has been stopped. Coming on to the next newspaper, India US to double bilateral trade by 2030. तो finally जो discussion होने जा रहा था वो हो चुका है, जिसमें डिसाइड हुआ है कि इंडिया और यूएस जो सारे बायलेटरल ट्रेड हम जिन भी चीज़ों के ऊपर करते हैं, हमने टारगेट सेट किया है कि अभी 2025 तक जितना ट्रेड है उसको हम डबल कर लेंगे बाय 2030, विच इज अ ह्यूज प्रॉमिस. विथ इंडिया लुकिंग इनटू इंक्रीज्ड एनर्जी परचेजेस फ्रॉम यूएस टू एड्रेस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कंसर्न अबाउट यूएसएस trade deficit with India. As Prime Minister Narendra Modi met Mr. Trump for bilateral discussion in Washington. मिस्टर ट्रम्प उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया था द वे फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ
तहव्वुर राणा, द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 26/11 का अटैक, और वो एब्सकॉन्डेड थे एंड ही वाज हाइडिंग समवेयर इन यूएस। तो ट्रम्प ने ये भी बोला है कि भाई आपको उठा के ले जाना है, आप कंप्लीटली उठा के ले जाओ, वी आर कंप्लीटली इन फेवर ऑफ हिज एक्सट्रेडिशन, वी हैव क्लियर्ड द वे, प्लीज टेक योर क्रिमिनल। लॉजिस्टिक्स ऑफ राणा सरेंडर एंड एक्सट्रेडिशन टू इंडिया आर बीइंग वर्कड आउट, और फिर जैसे ही वो वर्कआउट हो जाते हैं ही विल बी डिपोर्टेड। द यूएस प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया with its border issue जो चाइना के साथ चल रहा है. In terms of defense, the US was paving the way to ultimately provide India with F-37 stealth fighters. डेलीगेट्स की जब बात करें वो मिले थे फॉर अराउंड 4 घंटे के लिए. अटेंडीज इंक्लूडिंग हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवल एंड अदर्स. ये सब अपने अपने काउंटर पार्ट से वहां पे जाकर मिले थे. जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है बाय यूएस एंड इंडिया, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए थे, जैसे डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, ये सब जो हमने पिछले बार डिस्कस किए थे. दोनों ही कंट्रीज ने अग्री किया है कि हम बायलेटरल टाइज को डबल करेंगे. डबल करके मतलब प्रॉब्ली इट विल रीच $500 billion by 2030 as a part of Mission 500. Prime Minister and President first met at the Oval Office where they spoke of their friendship, and उसके बाद ऑफ द कैमरा भी काफ़ी सारी bilateral talks हुई थी. Mr. Modi told Mr. Trump that like him, he also kept national interest at the top of his mind as he compared Mr. Trump's Make America Great Again, MAGA जिसको बोलते हैं, थीम विथ विकसित भारत. कि हमने जैसे विकसित भारत डिसाइड किया है बाय 2047, इसी तरीके से अमेरिका ने भी अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए दे हैव द मागा स्कीम विच इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. So we relate on a lot of fronts and we both want our countries to progress and have the best of everything, and hence that's the basis of our friendship. That's what he said. अच्छा, 104 इंडियंस को इससे पहले भेजा था. अब एक और नया बैच आ रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएस में थे. इस बार 119 इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, डिपोर्ट किया जा रहा है उनको, एंड दे आर गोइंग टू लैंड इन अमृतसर. अच्छा, लास्ट टाइम इसराइल ने धमकी दी थी, इस बार हमास ने थोड़ा सा तो बोल सकते हैं डर के फटाफट से नेम्स रिलीज कर दिए ऑफ 3 हॉस्टेजेस जिनको वो रिलीज करने वाले हैं ऑन दिस वीकेंड. अच्छा, फार्मर लीडर की हमने काफी लंबे टाइम तक डिस्कशन किया था, फिर अभी बीच में एकदम से शांति हो गई थी. बीच में एक फार्म लीडर जो थे वो भूख हड़ताल पे चले गए थे, प्रॉब्ली 60 डेज प्लस की उन्हें भूख हड़ताल की थी. एंड उसी के चलते फाइनली फार्मर लीडर्स एंड सेंटर, उन दोनों के ही बीच में पॉजिटिव टॉक्स हुई हैं, एंड दे प्लान टू मीट अगेन ऑन द 22nd of February, जिसमें द डिस्कशंस विल बी टेकन फर्दर. Coming on to the next important news. अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, फाइनली 116 और डिपोटीज आ चुके हैं यूएस से सेकेंड बैच ऑफ डिपोटेशन में, एंड दे हैव लैंडेड इन अमृतसर, पंजाब. सो डिपोटेशन में बेसिकली मिलिट्री एयरक्राफ्ट से डिपोर्ट किया जाता है. इस बार क्योंकि लास्ट टाइम इतना ज़्यादा बवाल हो गया था तो उनको हथकड़ियाँ नहीं पहनाई गई हैं, सीधा सीधा उनको डिपोर्ट किया गया है. Amid Kumbh rush, 15 others were feared dead in a stampede in New Delhi railway station. तो 15 लोग including 3 children, and I don't think this 15 is an official number, मतलब it's an official number but it's a real number. इससे काफ़ी ज़्यादा थे. 15 people including 3 children were feared dead in a stampede जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में सैटरडे को हुआ था. गिविंग द फिगर, चीफ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो LNJP के हैं, हॉस्पिटल के हैं, उन्होंने बोला कि 11 लोग इंजर भी हुए थे
स्पीकिंग टू द हिंदू, दिल्ली फायर सर्विसेज चीफ, उनका कहना था कि इस भगदड़ का कॉज क्या था वो अभी तक अनक्लियर है, बट इनिशियल रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि 2 ट्रेन जो प्रयागराज जा रही थी वो कैंसिल हो गई थी फॉर महाकुंभ, बहुत सारे लोग उसमें जाने वाले थे। इसके वजह से दोनों प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़े लेवल पे केओस मच गया, भगदड़ मच गई, प्रॉम्प्टिंग एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स विद द डिस्पैच ऑफ रेस्क्यू टीम्स एंड 4 फायर टेंडर्स। अभी फिलहाल इस पे कमिटी बिठाई गई है, दे आर लुकिंग इनटू एंड प्रोबिंग इनटू द कॉजेस, एक्चुअल कॉजेस ऑफ दिस स्टैम्पीड अभी सिर्फ प्रीलिमिनरी कॉजेस के बारे में पता चला है। अच्छा, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मिस्टर एस जयशंकर मिलने जा रहे हैं अमिड स्ट्रेन टाइज, क्योंकि बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना उनकी गुनहगार है जिसको रिटर्न किया जाए, एंड शेख हसीना फिलहाल हैज टेकन असाइलम इन इंडिया, तो हमारे थोड़े टाइज खराब चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ। सो अमिड ट्रबल टाइज विद बांग्लादेश, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विल मीट बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तूहिद हुसैन उनका नाम है, on the sidelines of 8th Indian Ocean Conference. Mr. Jaishankar, who will inaugurate the regional conference co-hosted by the Ministry of External Affairs and Omani government and organized by the Indian Foundation, will also meet a number of other foreign ministers. कुछ 27 कंट्रीज से और आ रहे हैं, उनसे भी मिलने वाले हैं. In a sign of the government's normalization process of ties with China after the October agreement between the militaries at the LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना का जो स्पेशल एनवॉय है मिडिल ईस्ट के लिए, उनका नाम है मिस्टर जाइजुन, उनसे भी मुलाकात हुई है और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई है। फाइनली मोदी ट्रम्प टॉक्स जो हुए हैं, जिसमें ट्रम्प ने ऐसा बोला है कि चाइना के साथ जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं उसमें यूएस इज गोइंग टू हेल्प इंडिया। इससे काफ़ी ज़्यादा फेदर्स रफल हो गए, बिकॉज फाइनली चाइना के साथ वी वर ऑन अ बिट ऑफ अ स्टेबल ग्राउंड आफ्टर ईयर्स। उसमें फिर ऐसा स्टेटमेंट देना कि चाइना के साथ जो आपके ट्रबल चल रहे हैं बॉर्डर इश्यूज में हम आपका साथ देंगे, ये ऐसा इंसिनुएट करता है कि देयर इज स्टिल सम काइंड ऑफ अ ट्रबल गोइंग ऑन, विच एक्चुअली इज, बट जियोपॉलिटिकली हम ये दिखाने का ट्राई कर रहे हैं दुनिया को कि द वाटर्स आर स्टेबल नाउ। उसमें ऐसा स्टेटमेंट देने से चाइना भी भड़क सकता है काफ़ी ज़्यादा। जो हमारे चाइना के साथ ओवर द ईयर्स, सॉरी ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स टॉक्स हुए हैं जिससे काफ़ी पीस मेंटेन हुआ है, वो रिवर्स हो सकते हैं। सो अ लॉट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, प्रॉब्ली दैट्स वाई मिस्टर एस जयशंकर इज गोइंग अराउंड मीटिंग अदर कंट्रीज। अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से भी वो मिले हैं। अब एग्जैक्ट चीज़ें रिलीज नहीं की गई हैं कि बातचीत क्या हुई है, बट इन जनरल अबाउट द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन के बारे में ही डिस्कशंस हुए हैं। ओके, so we are probably left with the last newspaper which we are going to discuss in the next session, and right now I need to rush to another class. So abhi tak ke liye this is all that was important, and thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again on Friday. This is Vishishta signing off. Bye bye.